गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज अभी प्रैक्टिस बैच में ऑब्जेक्टिव कर रहे थे यूनिट 2 का। यूनिट 2 में शायद 28 क्वेश्चन शायद हुआ है, शायद 28 क्वेश्चन हुआ। आज लगभग 12 क्वेश्चन देखेंगे और तो हो जाएगा आपका कितना 40 क्वेश्चन। एक लेक्चर और देखेंगे 10 क्वेश्चन, आपका हो जाएगा 50। तो मतलब कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर में कम से कम कितना क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। तो समझ सकते हैं कितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपके पास। 2 ही चैप्टर में 100 ऑब्जेक्टिव हो गया। कहने का मतलब बिहार बोर्ड को जहां से पूछना होगा पूछे, बिहार बोर्ड को जहां से पूछना हो पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से क्या करेंगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोग से रिक्वेस्ट किए थे कि आप लोग कम से कम क्या है स्टूडेंट को बता दें, विद्यार्थी लोग को बता दीजिए कि जो भी आपके दोस्त हैं कि यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी ज्वाइन कर लें, लेट ना करें। क्योंकि आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा, वो भी 50। एक चैप्टर में कितने ऑब्जेक्टिव 50 करवाएंगे। उसके बाद फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 1 नंबर का मतलब तैयारी हो जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह की बात है। तो आप लोग क्या हो जाएं, रेडी हो जाएं और देखते हैं जितना जल्दी हो सके हम लोग पूरा करेंगे। और आपका जो मेन कोर्स है, मेन बैच है, वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। फरवरी में तो एग्जाम है, डेट निकल चुका है आपका 3 फरवरी से। तो कहने का मतलब हम लोग दिसंबर में ही लगभग 10 दिसंबर तक या मैक्सिमम 15 दिसंबर तक हम लोग का चैप्टर समाप्त हो चुका रहेगा। 15 दिसंबर तक हम लोग का चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका रहेगा। तो और रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यदि हो सके तो टेस्ट लेंगे। सिर्फ क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे, आपका मिला के टेस्ट लेंगे, तो और मजबूत हो जाएगा। तो अभी हम लोग खत्म कर लेते हैं पूरा, क्योंकि आप तो क्लास में रहते तो हमारा तो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, आपको पता ही है। लेकिन आप तो दूर हैं और कोरोना की वजह से सबको घर में रहना पड़ रहा है। लेकिन दिक्कत नहीं है, जब लास्ट समय हमारे पास मिलेगा तो टेस्ट सीरीज निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, टेस्ट सीरीज। तो उस समय क्या करना है, पढ़ा तो रहेगा आपका, सिर्फ क्या देंगे, टेस्ट देंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और हाई हो जाएगा। फिर आराम से हम लोग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, जितना जल्दी हो सके आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों तक ये सूचना को पहुंचाइए कि प्रैक्टिस बैच शुरू हो चुका है। टाइम पार होने में समय लगता नहीं है, तुरंत पार हो रहा है समय। और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस को खत्म कर लेंगे और करने के बाद फिर हम लोग टेस्ट सीरीज निकलेगा, उसमें आप लोग ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 2 का ही ऑब्जेक्टिव अब चलेगा। 2 लेक्चर और चलेगा, आज 1 लेक्चर और रहेगा। अभी जो दे रहे हैं लेक्चर ये, और 1 लेक्चर और होगा तो उसमें 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो आपको लगभग 28 क्वेश्चन हुआ है, टोटल 28 क्वेश्चन हो चुका है। 12 क्वेश्चन अभी करेंगे, 40 हो जाएगा। 10 क्वेश्चन कल कर लेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए देखते क्वेश्चन, है ना। बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब सब दे सकते हैं। कमेंट करेंगे फटाफट क्वेश्चन देखते ही। आज न्यूमेरिकल पार्ट नहीं, न्यूमेरिकल पार्ट पिछले लेक्चर में बता चुके थे, तो आप इसका जवाब आसानी दे सकते हैं। क्या बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन इज, कॉपर और टीन के मिश्रण हैं। तो कॉपर और टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। कॉपर और टीन को मिलाने से बनता क्या है, इसलिए पूछा है कॉपर और टीन के मिश्रण हैं। तो पहला है ब्रास, ब्रास को पीतल बोलते हैं हम लोग। जर्मन सिल्वर को जर्मन सिल्वर बोलते हैं। ब्रॉन्ज मतलब कांसा होता है, ब्रॉन्ज का मतलब कांसा होता है। नन ऑफ दीज। तो दीजिए कमेंट दीजिए जल्दी, क्या होगा आंसर जी। ब्रास, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा
जब कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है कांसा। आपके घर में कांसा का लोटा होगा, थाली होगा। जब पूजा पाठ होता है उस समय हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कांसा का लोटा। तो वो किससे बना हुआ है बच्चे, कॉपर और टिन से बना हुआ है। फिर बोल रहा है मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक निकेल इज, कॉपर को मिलाएंगे, जिंक को मिलाएंगे और निकेल को मिलाएंगे, 3 मेटल को मिलाएंगे, कॉपर और उसके बाद है जिंक और निकेल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो इसका मिश्रण क्या, इसका मिश्रण कॉपर जिंक तथा निकेल के मिश्रण को क्या कहा गया, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रास, नन ऑफ दीज। जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रास, नन ऑफ दीज। तो आप क्या बोलेंगे, कौन होगा आंसर, आप लोग लिखते भी जाएंगे फटाफट। आंसर कौन होगा जी, जर्मन सिल्वर, याद रखिएगा जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक निकेल मिलाते हैं तो क्या बनता है, जर्मन सिल्वर, मतलब उसके मिश्रण का नाम रखा गया जर्मन सिल्वर। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 3 नंबर का देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड पॉइजन। रेड पॉइजन मतलब चूहा मरने वाला दवा, आप लोग देते होंगे, चूहा मरने वाला दवा, यानी कि चूहा का जहर बोल सकते हैं, विष बोल सकते हैं, चूहा का जहर या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चे, विष, है ना, पॉइजन। तो निम्नलिखित में कौन चूहा का जहर है या विष है। पहला है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। दूसरा है सोडियम फ्लोराइड। तीसरा है सोडियम ब्रोमाइड और डी नंबर है सोडियम आयोडाइड। तो इनमें से कौन होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, कौन होगा, कमेंट कीजिए। सोडियम फ्लोराइड याद रखिएगा। और बहुत सारी दवा होते हैं चूहा के, लेकिन आप याद रखेंगे सोडियम फ्लोराइड। आपके बुक के अनुसार सोडियम फ्लोराइड यदि पूछेगा तो इसी को बताना है, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड को यदि चूहा को खिला दिया जाए तो चूहा मर जाता है, क्या होता है, मर जाता है। तो व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके। टूथ डिके मतलब, डिके मतलब सड़ना गलना होता है। डिके मतलब क्या होता है जी, सड़ना गलना। तो कितना अमाउंट में फ्लोराइड आयन यदि हम लोग पानी में घोलेंगे, कितना अमाउंट, यदि जैसे हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड आयन होता है, देखिए पीपीएम में लिखा रहेगा, कितने किसमें रहेगा, पीपीएम में। तो अमाउंट के अनुसार पीपीएम होता है वहां पे। तो कहने का अंदर पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10⁶। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। तो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम का याद रखिएगा, पीपीएम को क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, पार्ट्स पर मिलियन, याद रखिएगा पार्ट्स पर मिलियन। तो जल में फ्लोराइड आयन कितने मात्रा, मतलब जल में फ्लोराइड आयन के, जल में फ्लोराइड आयन के कितने मात्रा, दंत मतलब दांत होता है, दंत का मतलब क्या होता है, दांत, दंत का मतलब दांत, संचरण को या क्षरण को रोकती है। क्षरण का मतलब सड़ना गलना होता है, को रोकती है। मतलब जल में कितना मात्रा में आपका फ्लोराइड आयन होगा जिससे कि आपका दांत को सुरक्षा मिलेगा, मतलब सड़ने गलने से रोकेगा। तो वहां पे दिया है फ्लोराइड आयन के अमाउंट पर डिपेंड करता है, 0.5 ppm, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद है 1.5 ppm, 1.2 ppm, 1 ppm। तो याद रखिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप लोग कितना होना चाहिए, याद रखेंगे 1 ppm कितना डाला जाता है, 1 ppm। तो टूथपेस्ट जो आता है आपका, उसमें जो है मेजरमेंट करके फ्लोराइड आयन डाला जाता है, 1 ppm होता है। कितना होता है, 1 ppm होता है, जो कि बहुत कम मात्रा है। लेकिन 1.5 यदि हो जाए, 1.5 ppm यदि हो जाए तो आपका दांत पीला हो सकता है। आपका दांत क्या हो सकता है, पीला हो सकता है, कमजोर हो सकता है। उसमें जो है छोटा छोटा छिद्र टाइप का हो सकता है, खुदरा खुदरी जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बन जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है। तो यदि आपका जो टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड आयन 1.5 कर दिया जाए तो आपका दांत कैसा हो जाएगा, पीला हो सकता है। क्या हो सकता है, पीला हो सकता है, कमजोर हो सकता है। तो 1.5 नहीं डालते हैं, कितना डालते हैं, 1 ppm डालते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, फॉर्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर। हेनरी नियम के अनुसार आंशिक दाब का सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर। हेनरी नियम के अनुसार आंशिक दाब का सूत्र है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, फॉर्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को पी बोलते हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर पी बराबर कितना लिखते हैं, आप बताइए, कमेंट करें जल्दी से, आपको पढ़ा हुआ है, आपको हर क्वेश्चन बनना चाहिए था। देखिए कमेंट करके कितना आएगा। तो आंसर याद रखेंगे बी होता है।
जो कि आपको पता है थे P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर, तो आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो जल्दी से क्या करें, इसको लिखें, जितना जल्दी हो सके आप फटाफट इसको क्या करें, नोट करें। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन और है, आप लोग जवाब दीजिए आराम से इसका, ठीक है, आराम से जवाब दे सकते हैं आप लोग। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज ऊष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है किसी सिस्टम से हीट निकलना, किसी सिस्टम से हीट का निकलना। क्या होता है, जैसे गर्म पानी करके कटोरा में रख देंगे तो पानी का हीट क्या होगा, निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। पानी में जब कैल्शियम डालते हैं तो हीट हो जाता है, मतलब क्या है, ऊष्माक्षेपी। तो इसको ऊष्माक्षेपी। यदि किसी चीज से ऊष्मा निकल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। और यदि ऊष्मा को ले रहा है, इसको यदि हम चूल्हा पे चढ़ा देंगे तो ऊष्मा को पहले क्या करेगा, लेगा। तो जिसमें ऊष्मा को ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा उसमें क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी है। और जब गर्म होने के बाद इसको दूसरी जगह रख देंगे, भट्टी से दूसरी जगह ठंडा जगह में रख देंगे तो इससे ऊष्मा निकलेगा, इससे ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा, इससे हीट निकलेगा, इवॉल्व होगा। निकलना का मतलब क्या होता है, इवॉल्व होना, एग्जर्ट होना। तो इसको क्या बोलेंगे, और मतलब एक्सोथर्मिक। जब इससे हीट निकलेगा तो एक्सोथर्मिक, जब ये हीट लेगा तो इंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज, तो यहाँ पे देखिए हम लोग एंथैल्पी को डेल्टा एच से दिखाते हैं। तो यदि सिस्टम में एक्सोथर्मिक हो रहा है, उसमें छेपी प्रक्रम हो रहा है, तो डेल्टा एच लेस देन जीरो है दिया हुआ ऑप्शन, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, डेल्टा ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो। तो मतलब क्या बोल रहा है कि जब ऊष्माक्षेपी होगा तो इस कंडीशन में कौन सा कंडीशन को मतलब ये करेगा, फॉलो करेगा। तो याद रखिए जैसे ऊष्माक्षेपी है तो ऊष्मा जब निकल रहा है तो पहले जितना था उससे कम होगा, पहले जितना था उससे कम होगा। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि डेल्टा एच का मान डिक्रीज कर जाएगा। डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, जैसे पानी बॉईल किए, ठीक है, शुरू में था इसका पानी जब बॉईल किए तो उसका टेम्परेचर कितना चल जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। अब पानी को क्या कीजिए, चूल्हा से हटा दीजिए और 1 घंटा के बाद उसका मेजरमेंट कीजिए। तो 1 घंटा के बाद मान लीजिए उसका टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस, और शुरू में कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 27 माइनस 100 करेंगे तो क्या होगा, 27 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बता सकते हैं, 63। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये घट गया ना, -63 होगा। कितना होगा, -63, मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में ये क्या होता है, डेल्टा एच का मान लेस देन जीरो होता है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का मान, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का मान लेस देन जीरो। तो इसका उल्टा इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, कमेंट करें। इंडोथर्मिक मतलब उष्माशोषी। यदि उष्मा ले रहा होगा तो उसका एंथैल्पी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए पानी को आप क्या किए, चढ़ाए, जिस समय उसमें 27 डिग्री सेल्सियस था या 30 डिग्री सेल्सियस था। पानी को जब चूल्हा पे चढ़ाए थे 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, आधा घंटा के बाद मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया चूल्हा पे, तो फिर क्या हो जाएगा, कैसे घटाएंगे, 100 माइनस 30, तो प्लस कितना आएगा, 70, प्लस कितना आएगा, 70। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो कौन होगा इसमें, डेल्टा एच का मान ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, निम्नलिखित में कौन जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। तो इनमें से आपको चुनना है HCl, HI, HF, HBr। तो आपको एनसीईआरटी किताब के अनुसार प्रैक्टिकली जो दिया गया है वैल्यू आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कौन घुल सकता है सबसे ज्यादा। हाईली सोल्यूबल मतलब अत्यधिक घुलनशील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, निम्नलिखित में कौन जल में अत्यधिक घुलनशील है। तो क्या होगा आंसर, HCl। याद रखिएगा HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ज्यादा घुलनशील होता है जल में। फॉर विच KH वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, किसके लिए KH का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है। फॉर विच KH वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इनमें से किसका
ताप बढ़ाने पर, किसका ताप बढ़ाने पर KH का वैल्यू बढ़ जाएगा। KH यहाँ पे क्या है, हेनरी कांस्टेंट। KH यहाँ पे क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो कहने का मतलब A बराबर दिया नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, H2Cl2 Br2F2 NeHe। तो किसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका KH का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा N2O2, N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ताप बढ़ाएंगे, नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन का ताप बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है हेनरी कांस्टेंट KH इंटू एक्स होता है, KH इंटू एक्स। तो KH बराबर कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर अब बटा एक्स, पार्शियल प्रेशर बटा एक्स। तो यदि ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे वाटर वगैरह में या फिर उसको गर्म करेंगे, जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना ज्यादा फैलेगा, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा होगा इनमें से। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज इन लिक्विड, द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज इन लिक्विड, द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ता है। इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब दाब को बढ़ाने पर, उसके बाद है डिक्रीजिंग प्रेशर का मतलब दाब को घटाने पर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब ताप को बढ़ाने पर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब ताप को घटाने पर। तो आपको तो पढ़ाए थे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इट्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब किसी लिक्विड में यदि आप गैस को मिला रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए एक बर्तन है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है और उसमें आप गैस को मिलाना चाहते हैं, लिक्विड में क्या करना चाहते हैं, गैस को। तो प्रेशर को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गैस पानी में या लिक्विड में क्या होगा, डिजोल्व होगा। तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तभी आपका डिजोल्व होगा। तो इंक्रीजिंग प्रेशर, यदि द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को, यानी दाब को बढ़ाना चाहिए। Which condition is not satisfied by an ideal solution, इनमें से कौन सा परिस्थिति आदर्श विलयन के द्वारा संतुष्ट नहीं होता। इनमें से कौन सा परिस्थिति आदर्श विलयन के द्वारा संतुष्ट नहीं होता है। पहला है डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू 0, दूसरा है डेल्टा मिक्स मतलब मिश्रण है, MIX मतलब क्या है, मिक्सचर का मतलब मिश्रण। तो MIX, तो डेल्टा मिक्स S यहाँ पे क्या है, इंट्रोपी है, क्या है आपका, इंट्रोपी है। ओबे-राउट्स लो, डेल्टा मिक्स S इक्वल टू 0। तो आपको आइडियल गैस बताए थे, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताए थे, सॉल्यूशन में सॉरी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसमें क्या बताया गया था, डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए दो लिक्विड को मिला रहे हैं, दो लिक्विड को आप मिला रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम पहले मेजर कर लेंगे, नाप लेंगे। तो मान लीजिए एक बर्तन में 1 लीटर है, एक बर्तन में आधा लीटर है, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हुआ, 1.5 लीटर। दोनों को मिला देने के बाद भी मिलाने से पहले कितना था, 1.5 लीटर, मिलाने के बाद भी क्या हो जाएगा, 1.5 लीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 0। फिर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मिलाने से पहले जितना ताप रहेगा उतना ही ताप आपका मिलाने के बाद होना चाहिए। राउल्ट नियम का पालन करना चाहिए। तो इनमें से कौन नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा। तो डेल्टा मिक्स V इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा मिक्स S इससे तो मतलब ही नहीं है, मतलब ये तीनों होना चाहिए। देखिए आइडियल गैस, यहाँ से याद रखेंगे आइडियल गैस के लिए क्या होता है, डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बराबर 0 होना चाहिए। ओबे-राउट्स लो, चेंज इन हीट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, डेल्टा मिक्स S इज इक्वल टू 0 है, ये आपका फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए इसका क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से लिखते चलिए आप लोग भी, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपसे बनवाया जा रहा है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको दागा जा सकता है। तो चलिए लिखिए जल्दी। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे, उसके बाद जो है आपका हो जाएगा टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएगा, 40 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। पहला दिन शायद 18 क्वेश्चन हुआ था, सेकेंड लेक्चर में मतलब 10 क्वेश्चन किए थे हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट, और अभी 12 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, तो कितना हुआ 40। 10 क्वेश्चन और करेंगे कल, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका पहले जैसा है, पहले जैसा था वैसे ही है। बोला विच ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। विच ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0
फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, इनमें से कौन आदर्श विलयन के लिए शून्य के बराबर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यदि हम लिखेंगे डेल्टा मिक्स भी या फिर लिख देंगे डेल्टा भी मिक्स, दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है आपका एक ही चीज है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन आदर्श विलयन के लिए शून्य के बराबर नहीं होता है। तो डेल्टा मिक्स, डेल्टा भी मिक्स, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड, मतलब प्रेक्षण, प्रेक्षण दाब इसको बोलते हैं, इसको राउल्ट के दाब बोलते हैं। डेल्टा मिक्स, डेल्टा एच मिक्स बराबर 0 होना चाहिए, डेल्टा एस मिक्स, तो देखिए ये भी 0 होना चाहिए, इसको क्या करेंगे 0, ये भी आपका 0 होगा, इसका भी वैल्यू आदर्श के लिए 0 होना चाहिए, इसका भी 0 होना चाहिए, तो किसका 0 नहीं होना चाहिए, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। तो इस तरह से हम लोग 12 क्वेश्चन देखें आज, चूंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने के बाद क्या होता है अपलोडिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, नेट खत्म हो जाता है, चूंकि बहुत सारे क्लास ले रहे हैं, 11th का भी शुरू कर रहे हैं, 12th का 2 लेक्चर चलता है आपका, एक लेक्चर आपका हो गया मेन कोर्स का, एक होता है आपका प्रैक्टिस बैच का, तो इंटरनेट का भी एक कैपेसिटी होता है ना, जैसे कि आप देखें पिछले दिन थोड़ा लेट से डालना पड़ा था, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे यूनिट 2 का, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसको जो है लिंक भेज दिया जाएगा, उनको लिंक भेज दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चे आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए मन से, नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम में आप नोट बनाएं। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद जय भारत, लगे रहिए।